नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है मेडिकल इमरजेंसी इन डेंटिस्ट्री का इस सीरीज़ का पार्ट 2 टॉपिक जो कि है हाइपर वेंटिलेशन। तो हाइपर वेंटिलेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली क्या है, व्हाट एंड क्या-क्या रीज़न की वजह से होता है, एटियोलॉजी क्या-क्या है, क्या-क्या कंडीशंस की वजह से ये सब होता है और कैसे क्या-क्या क्लिनिकल फीचर्स, क्या-क्या साइन सिम्पटम्स देख के हम लोग तुरंत जान लेंगे कि ये हम लोग का सिनकोप है कि हाइपरवेंटिलेशन हुआ है कि एनाफाइलेटिक शॉक हुआ है। कैसे पेशेंट को देखते ही उसका साइन सिम्पटम्स कैसे हम लोग पता चलेगा ये और कैसे इसको मैनेज करेंगे, इमीडिएटली क्या-क्या मैनेज करेंगे, हम लोग का हाथ के आस-पास क्या-क्या चीज़ होना चाहिए और क्या-क्या बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम हाइपरवेंटिलेशन स्टेट से पेशेंट को एक नॉर्मल स्टेट में जल्दी से ला सकें। कोई भी एक डेंटल प्रैक्टिस में हर एक डेंटिस्ट को, डेंटल स्टूडेंट को इसके बारे में बहुत अच्छे से जान होना चाहिए कि इमरजेंसी कभी भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन में हर एक पेशेंट का इंडिविजुअल का कुछ अलग कुछ ना कुछ रहता है। तो कोई भी चीज़ में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम बाय चांस, एक्चुअली तो होना नहीं चाहिए, लेकिन बाय चांस कुछ हो गया तो कैसे हम लोग उससे बाहर ला सकें, सब कुछ एक नॉर्मल स्टेट में ला सकें, इस सब के बारे में एक मेरा नया सीरीज़ चल रहा है, प्लेलिस्ट है मेडिकल इमरजेंसी इन डेंटिस्ट्री। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था सिनकोप के बारे में, कैसे हम लोग कैसे वहाँ से बाहर ला सकते हैं, कैसे नॉर्मल स्टेट में ला सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के अंदर जाइए, उसके बारे में देख सकते हैं। आज सेकंड वीडियो है जो कि है हाइपर वेंटिलेशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले है क्या है हाइपर वेंटिलेशन। तो मेनली एक रैपिड ब्रीदिंग और एबनॉर्मल अनयूजुअल डीप ब्रीथिंग, मतलब इस टाइप ऑफ रैपिड ब्रीदिंग पेशेंट लेगा। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इस टाइप ऑफ रैपिड, नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं है, रैपिड एबनॉर्मल अनयूजुअल डीप ब्रीदिंग, इस टाइप का डीप इस टाइप की एक ब्रीदिंग पेशेंट लेगा। तो इसका रीजंस, एटियोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि है व्हाई। क्योंकि अब कोई भी एक पेशेंट जो नॉर्मल इंडिविजुअल है डेंटल क्लिनिक में आ रहे हैं और वो आसपास के एनवायरनमेंट जब देख रहे हैं, कोई भी एक सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है, एक्सट्रैक्शन का देख रहे हैं, बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है, वो ये कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं, ये वो हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, क्लॉट हो रहा है, सर्जरी हो रहा है, ये सब देखने के बाद उसका ब्रेन पाजल्ड हो जाता है, एंग्जाइटी की वजह से, फियर से वजह से, एक मेंटल ट्रॉमा, थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से, फियर की वजह से एक पैनिक अटैक आता है छोटा छोटा, जो कि एक नॉर्मल लोगों के लाइफ में तो ये सब एबनॉर्मल चीज़ है ना, एक सर्जरी देखना, ये सब चीज़ देखना, तो अचानक से ये सब ब्लड टेस्ट देखने के बाद कोई कोई पेशेंट में ये सब चीज़ दिख जाता है, पैनिक अटैक, एंग्जाइटी, स्ट्रेस की वजह से ये होता है। और जो कि डेंटल इंस्ट्रूमेंट, ब्लाड, सर्जरी, ये सब चीज़ दिख रहा है, सार्डिन फ्लाइट की वजह से, मतलब अचानक से भय आ गया कुछ चीज़ सब देखने के बाद, अगर अदर पेशेंट में ये सब काम हो रहा है देखने के बाद, तो या खुद के ट्रीटमेंट ऑपरेशन करने के पहले अब आप देख रहे हैं ये सब इंस्ट्रूमेंट रेडी हो रहा है, ये हो रहा है, इंजेक्शन लोड हो रहा है, ये सब देखने के बाद पेशेंट डर जाता है। मेनली अचानक से डरने की वजह से ये वाला चीज़ होता है हाइपरवेंटिलेशन, जिसकी वजह से रैपिड डीप ब्रीदिंग, अनयूजुअल रैपिड डीप ब्रीदिंग लेता है, जिसकी वजह से ये होता है। मेनली प्रॉब्लम क्या होता है, रिड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई इन द ब्लड। तो ऑक्सीजन का सप्लाई तो मेंटेन रहता है, जो कि नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी मेंटेन रहना ब्लड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ब्लड के अंदर एसिड बफर एक बैलेंस स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में रहता है, वो एसिड बफर बैलेंस अगर इधर उधर हो गया तो ब्लड से लेके ब्रेन से लेके बहुत सारा फिजिकल हम लोग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो O2 हम लोग को ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो एसिड बफर जो मेंटेन करता है, नॉर्मल जो ब्लड का पीएच होता है वो मेंटेन करता है, और CO2 इसके वजह से ज़्यादा हम लोग छोड़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाता है, CO2 की मात्रा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरवेंटिलेशन स्टेट में पेशेंट चले जाते हैं। तो एक रेस्पिरेटरी ड्राइव जो है उसके वजह से होता है, जिसकी वजह से एसिड बेस में एबनॉर्मलिटी होता है, ऑक्सीजन CO2 की एबनॉर्मलिटी की वजह से। तो क्या क्या साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आप देख पाएंगे उसके बारे में बोलेंगे। जब पेशेंट फास्टर ब्रीथिंग लेगा, बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथिंग लेगा, और डीप अनयूजुअल ब्रीथ, नॉर्मल हम लोग कैसे ब्रीथ लेते हैं, फिर भी मैं थोड़ा जोर 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 से ले रहा हूँ नॉर्मल दिखाने के लिए, लेकिन वो पेशेंट कैसे लेगा, इस टाइप का, ज़्यादा अंदर ऑक्सीजन जाएगा उस हिसाब से बाहर से उतना CO2 आएगा नहीं। ठीक है, तो ये वाला एक चीज़ है। डिजीनेस, चक्कर आएगा, दिमाग थोड़ा घूमेगा, इस टाइप का चक्कर आ सकता है, चक्कर आके आगे अचानक से गिर भी सकता है, वीकनेस फील करेगा, अचानक से गिर जाने का टेंडेंसी हो सकता है, टाइट चेस्ट फीलिंग, उस टाइप का फीलिंग आएगा, चेस्ट टाइट हो रहा है, मसल स्पाजम्स हो सकता है, उसके बाद हार्ट रेट इंक्रीज होगा उसका, और स्वेटिंग भी हो सकता है। ये बेसिक कुछ साइन सिम्टम्स है, ये सब देखने के बाद आप समझ सकते हो क्या हुआ है नहीं हुआ है। और इसके पहले मैं सिनकोप में बोला तो उसका ट्रीटमेंट किंतु एक अलग है, वो उसका ट्रेंड डेलिंगबर्ग पोजीशन है, इस हिसाब से इसका क्या मैनेजमेंट है इसके बारे में जानेंगे। तो कैसे हम लोग हाइपर वेंटिलेशन स्टेट से देखने के बाद पेशेंट को कैसे बाहर ला पाएंगे। फर्स्ट, ब्रीथ स्लोली स्लोली इन द पेपर बैग एंड रीब्रीथ द एक्सेल डैग। एक पेपर बैग लेना पड़ेगा, नॉर्मल जो पेपर बैग आता है, लेने के बाद वहाँ पे एक्सेल करना पड़ेगा,
वहाँ पे एक्सेल करने के बाद जो एक्सेल्ड एयर है उसको फिर से लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग जो CO2 छोड़ रहे हैं वही CO2 हम लोग ले रहे हैं। उसकी वजह से CO2 का जो लेवल कम हो गया था उसको मात्रा ठीक ठाक जाने के बाद हम लोगों को जो नॉर्मल जो हम लोग को ब्लड का पीएच लेवल मेंटेन होगा। लेकिन ये वाला चीज़ डायबिटिक पेशेंट के लिए अप्लाई नहीं है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़्यादा CO2 चला जाएगा तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने का चांस है, जो कि बाद में जाकर और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये चेक करने के लिए एक बार पूछ लेना पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं, ठीक है। ये पेपर बैग में एक्सेल करने के बाद वो रीब्रीथ करने का ये टेक्निक डायबिटिक पेशेंट के लिए लें। उन लोगों के लिए कुछ अलग टेक्निक है। उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, पुश्ड लिप ब्रीथिंग, मतलब लिप एकदम छोटा करें, लिप से ब्रीथ लेना पड़ेगा धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे सांस लेने के लिए मेरे लिए जो टेक्निक है, धीरे धीरे लिप से छोड़ना पड़ेगा इस टाइप का। लेने के बाद 2 to 3 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देन और एक टेक्निक है बेली ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, और डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। ऐसे बेली में ऐसे हाथ देने के बाद, ठीक है, होल्ड करना है 2 to 3 सेकंड। जब देखोगे आपका यहाँ पे डायफ्राम थोड़ा फूल गया है, बेली थोड़ा फूल गया है, उसके बाद धीरे धीरे आपको सांस छोड़ना है। मतलब सांस लेने के बाद 2 to 3 सेकंड्स आपको होल्ड करना है, उसके बाद धीरे धीरे 4 to 5 सेकंड्स को आपको रिलीज करना है। इसके वजह से आपको मात्रा जो है नॉर्मल लेवल में आ सकता है। और एक टेक्निक है वो है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स ब्रीथिंग, मतलब नॉस्ट्रिल्स को ऑल्टरनेटली ब्रीथ करने से। तो इसका एक योगा में बहुत इसका चर्चा है, मेडिटेशन जब लोग योगा टोगा करते हैं इसका प्राणायाम भी बोलता है कि, लेकिन इस टेक्निक का एक्चुअली क्या नाम है मुझे पता नहीं। आप लोग अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए इस टाइप का प्राणायाम का क्या नाम है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस टाइम में बहुत ही हेल्प करता है। मेनली हम लोग को क्या होता है, ब्रीथ को जितना देर तक हो सके थोड़ा होल्ड करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया है ब्लड में, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम की वजह से ब्लड में पीएच कम हो गया, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस बैलेंस ये सब चेंज हो गया, उसका स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से ये सब हो रहा है। तो ये सब करने की वजह से, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे पेशेंट वेटिंग एरिया, और जिसके वजह से मेन जो एटियोलॉजी हो रहा है वो, और एक पेशेंट को ये सब चीज़ दिख रहा है, सर्जरी हो रहा है, ब्लड दिख रहा है, ये हो रहा है, खून निकल रहा है, इतना सारा आसपास लोग असिस्टेंट ये सब चल रहा है, सर्जरी चल रहा है, वो देख के डर जाते हो। इसलिए पेशेंट वेटिंग एरिया, आपका रिसेप्शन एरिया जहाँ पे कंसल्ट करेंगे, और जहाँ पे वर्किंग एरिया होगा, सर्जरी एरिया होगा, वहाँ पे थोड़ा स्पेस, थोड़ा गैप होना चाहिए। पर्दा से, कार्टन से लेके कुछ भी से लेके आपका थोड़ा सा एक बोल सकते हो लेयर एक कर सकते हो, जिसकी वजह से डायरेक्ट कोई पेशेंट वेटिंग एरिया से वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस ना मिल सके, डायरेक्ट देख ना पाए। ये सब देखने की वजह से बहुत पैनिक अटैक आता है, स्ट्रेस एंग्जाइटी ये सब आता है। तो ये मेनली चीज़ है, ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ही चीज़ है, करने की वजह से हम लोग मेडिकल इमरजेंसी से बहुत ही अच्छे से बाहर आ सकते हैं, कॉन्फिडेंट डेंटल प्रैक्टिशनर डेंटिस्ट हो सकते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ है, मेरे चैनल के अंदर से प्ले लिस्ट है। फर्स्ट वीडियो था मेडिकल इमरजेंसी डेंटिस्ट्री सीरीज का, सिनकोप से कैसे बाहर लाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट प्लानिंग मैनेजमेंट वहाँ पे डिस्कस किया था। कुछ कुछ चीज़ मुझको पता था, कुछ कुछ चीज़ नहीं पता था। वो वीडियो आप जाइए देखिए, कैसे लगा बोलिए। प्लेलिस्ट है मेडिकल इमरजेंसी डेंटिस्ट्री, चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरा चीज़ है हाइपर वेंटिलेशन से कैसे बाहर लाएंगे, कैसे क्या होता है, इसके बारे में धीरे धीरे और भी टॉपिक में वीडियो आते रहेंगे। अभी मेडिकल इमरजेंसी सीरीज चल रहे हैं, अभी चलेंगे, बाकी और भी नए नए चैनल में वीडियो आते रहेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप में डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन तो क्वेरी कर सकते हो, कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए, बीडीए स्टूडेंट्स हो या डेंटिस्ट रिलेटेड कुछ कंसल्टेशन चाहिए टूथ रिलेटेड, मैं ऑनलाइन में 1-to-1 देता हूँ, कंसल्ट कर सकते हो बहुत ही मिनिमम प्राइस में। मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप जो नंबर है वहाँ पे डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल के अंदर जाइए, नए नए चीज़ डिस्कवर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। नए नए प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियोस अच्छे से सजा के दिया है। और मेरा व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ग्रुप का लिंक में क्लिक करने के बाद ग्रुप में ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करो कि इससे रिलेटेड वहाँ पर डिस्कशन चलता रहता है। तो किसी को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चैनल के अंदर से नए नए चीज़ डिस्कवर कीजिए। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।